पुनः अभिनंदनम, पुनः अभिवादनम। फिर से हम लोग अभी जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे, प्रश्न निर्माणम, चैप्टर 2, बुद्धिर बलवती सदा। और उस पर जो हम लोग टॉपिक अभी पढ़ेंगे जानेंगे वो है प्रश्न निर्माणम। जैसा कि आप पिछले क्लास में यानी कि पिछले 9th क्लास में आपने इस चीज़ को जाना है, और जो शब्द इसके लिए प्रश्न निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं, जो रेखांकित पद, जिस भी पद के नीचे, जिस भी शब्द के नीचे अंडरलाइन किया जाता है, उस शब्द के आधार पर हमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना होता है। तो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग उसी रूप में करेंगे जिस रूप में वह रेखांकित शब्द जिस रूप में है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह जिस विभक्ति में, जिस वचन में, जिस पुरुष में, जिस लिंग में उसका शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे अगर शब्द स्त्रीलिंग है तो प्रश्नवाचक शब्द भी स्त्रीलिंग होगा। शब्द अगर प्रथमा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति या किसी भी विभक्ति में प्रयोग किया गया है तो प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग भी उसी विभक्ति में किया जाएगा। एक वचन है तो प्रश्नवाचक शब्द भी एक वचन होंगे। और क्लास 9 में हमने बताया था, या कल के वीडियो में अपने पिछले क्लास में हमने बताया कि जो स्थानवाचक है, स्थानवाचक शब्द के लिए कुत्र का प्रयोग करेंगे। कालवाचक शब्द यानी समय सूचक शब्दों के लिए कदा का प्रयोग करेंगे। कोई अगर कारण दर्शा रहा हो, कोई अगर रीजन हो रहा हो, रीजन पे अगर अंडरलाइन किया गया हो, है ना, वैसे शब्द जो है चतुर्थी विभक्ति में होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है, आप लोग जान रहे हैं इस बात को कि संप्रदान कारक मतलब क्रिया का उद्देश्य। तो क्रिया का उद्देश्य अगर लिखा हुआ है तो वो जो है किमर्थम या कथम, इसका प्रश्नवाचक शब्द होगा। समय के लिए कदा, स्थान के लिए कुत्र, और जो स्वभाव हो, जो नेचर हो, उसके लिए कीदृशम, ये शब्द का प्रयोग होगा। तो ये 5 सेंटेंस आपके सामने इस बोर्ड पर रखा हुआ है। इस शब्द में, इस सेंटेंस में किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन किया गया है जिसके आधार पर आपको प्रश्न वाले शब्द रखने हैं। और कई बार मैंने ये देखा है स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि जो रेखांकित पद है उसी शब्द के आधार पर, उसी शब्द के स्थान पर केवल और केवल प्रश्नवाचक शब्द को लिख देते हैं। बस वो सोचते हैं कि आंसर यहीं पर फिनिश हो गया। इससे आपकी उत्तर में वो पूर्णता नहीं आती है, वो कंप्लीट आंसर नहीं होता है, जिससे नंबर में भी आप, नंबर के ऑब्टेनिंग में भी आपको, नंबर ऑब्टेन करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसमें करना है ये कि रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्न निर्माण करना है। और प्रश्न निर्माण करने के बाद सेंटेंस को फिर से लिख करके, और सेंटेंस के अंत में जो ये स्टेटिव सेंटेंस का नोट है, पूर्ण विराम है हिंदी में, और इंग्लिश में जैसे फुल स्टॉप कहते हैं, तो यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। ठीक है, तो हम एक एक करके अभी आप इस 5 सेंटेंस को देख लीजिए, क्योंकि सेंटेंस में जो परिवर्तन होंगे मैं इसी में मिटा के ही करूँगा। तो एक एक करके आप देखेंगे कि कैसे वो प्रश्नवाचक शब्दों में परिवर्तित होता जा रहा है। तो पहला सेंटेंस है कि बुद्धिमती पितुः गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती पितु गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती पिता के घर की तरफ चली गई। बुद्धिमती पिता के घर की तरफ चली गई। अब ये सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया है वो पितु गृहम शब्द पर है। पितु गृहम का मतलब होता है पिता के घर की ओर। तो क्वेश्चन अगर इसका बनेगा कि कहाँ की ओर, तो कुत्र भी लिख सकते हैं, लेकिन कुत्र लिखने के लिए फिर मुझे यहाँ फिर प्रति हटाना पड़ेगा। तो ये जो प्रश्न बनेगा केवल बुद्धिमती कुत्र चलिता, कहाँ गई। प्रति रखना है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किम प्रति या कम प्रति, दोनों सही है। तो कोई एक हम लोग उसमें लिखेंगे, उसी एक पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। किम प्रति या कम प्रति। कम द्वितीय विभक्ति, किम जो है वो द्वितीय विभक्ति, दोनों में प्रयोग होता है। किम के कानी, किम के कानी। और ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये पहला सेंटेंस जो है कम या किम दोनों सही है, कोई एक लिखेंगे। याद रखना ये है कि हम लोग चाहे एक चीज़ के 2-3 उत्तर क्यों ना जाने हों, लेकिन
प्रश्न का जब सवाल आता है, जब हमें प्रश्न सॉल्व करना होता है तो किसी एक उत्तर से हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि उसका हमें प्राप्तांक मिल सके। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा सेंटेंस है कि मार्गे सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। प्रश्न क्या होगा, रास्ते में उसने किसको देखा या रास्ते में उसने क्या देखा। ये दोनों सही है, रास्ते में उसने किसको देखा या रास्ते में उसने क्या देखा, ये दोनों सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इस पे किसको देखा कम या क्या देखा कि, दोनों सही है। और चूंकि अभी हमने ऑब्लिक में दोनों लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी होगी, लेकिन परीक्षा में, लेकिन जब आंसर पूछा जाए तो एक ही लिखना है। चलिए नंबर 3 का जो सेंटेंस है, त्वम मनुष्यात् अपि बिभेषि, तुम मनुष्य से भी डरते हो। प्रश्न बनना है मनुष्यात् पे, प्रश्न बनना है मनुष्यात् पे। मनुष्यात् यहाँ पर पंचमी विभक्ति में प्रयोग है, जैसे विद्यालय का विद्यालयात्, गृहम का गृहात्, पुस्तक का पुस्तकात्, राम का रामात्, है ना। तो यहाँ मनुष्य का मनुष्यात्, मनुष्य का मनुष्य हो गया मनुष्यात्। तो अब कम शब्द रूप का अगर हम लोग पंचमी विभक्ति, चूंकि मनुष्य जो है वो पुल्लिंग में है तो इसलिए मनुष्यात् का प्रयोग हुआ। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे वहां पर शब्द रूप में कस्मात् लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो त्वम हो जाएगा यहाँ त्वम कस्मात्, त्वम कस्मात् बिभेषि, यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं अन्यथा आपके द्वारा प्राप्तांक में व्यवधान आ सकता है। इस बात को बिल्कुल नोट करके रखें ताकि आपको आगे इसमें दिक्कत ना हो, परेशानियां या कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो त्वम कारणात्, त्वम कस्मात् अपि बिभेषि, तुम किससे भी डरते हो। उसके बाद जो अगला जो सेंटेंस है वो है युवाम व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, तुम दोनों बाघ को भक्षण के लिए, बाघ भक्षण के लिए कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। तो अब यहाँ पर है कि बाघ भक्षण के लिए, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है भक्षणाय, जैसे विद्यालयाय, जैसे पुस्तकाय, है ना, जैसे रामाय, ठीक है। तो जैसे हिमालयाय, है ना, तो जैसे देवाय, उस तरह से यहाँ पर भक्षणाय, भक्षण करने के लिए। अब यहाँ जो प्रश्न बनेगा वो है युवाम व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुतः, तुम बाघ भक्षण के लिए लड़ रहे हो। प्रश्न बनेगा क्यों लड़ रहे हो, कारण रीजन, क्यों लड़ रहे हो या किस लिए लड़ रहे हो, दोनों सही है। क्यों का संस्कृत कथम, किस लिए का संस्कृत किमर्थम। तो यहाँ पर रीजन है यानी कि पर्पस ऑफ द वर्क है ना, किस काम के लिए। तो हम लोग शब्द में प्रयोग करते हैं चतुर्थी विभक्ति का, है ना, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, जैसे बालका या बालक के लिए, है ना, भक्षणाय खाने के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। अब आइए इसके जगह पर जो प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे वो है युवाम किमर्थम, किस लिए, कलहम कुरुतः, कलह कर रहे हो, या युवाम कथम कलहम कुरुतः, क्यों कलह कर रहे हो। तो दोनों सही है, दोनों में कोई एक आप जो है आप अपने प्रैक्टिस के लिए करेंगे, बल्कि यहाँ तो मैं बोर्ड पर दोनों लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि ये दोनों इसका उत्तर सही है। कथम या किमर्थम, कलहम कुरुतः। नेक्स्ट लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। समझ में आ रही है बात। अब जो पांचवा वाक्य है वो है सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा उवाच, वह बाघ को आते देखकर बोली। प्रश्न बनेगा इसका, वह क्या आते हुए देखकर बोली, है ना।
वह क्या आते हुए देखकर बोली। तो यहां पर बन जाएगा किम। वह क्या आते हुए देख के बोले, या किसको आते हुए देख कर बोले, या कम दृष्टवा हो जाएगा अगर ये अंडरलाइन कम दृष्टवा। ठीक है, अगर ये अंडरलाइन इसमें ना हो करके अगर ये अंडरलाइन सा में है ना, तो कौन, प्रश्न क्या बन जाएगा इसका, कौन। ये ध्यान रखना है कि जिस भी शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वह शब्द क्या है, कौन सी विभक्ति में प्रयोग है, इसका ध्यान रखते हुए। अभी ऐसे हमने अंडरलाइन कर दिया था व्याघ्रम अगच्छन्तम, बाघ को आते देख, तो किसको आते देख, तो कम आगंतम। अगर प्रश्न अगर इसी में अगर प्रश्न रहता व्याघ्रम अगच्छन्तम, बाघ को आते हुए देखकर, और तब क्या होता है यहाँ पे कम, और इसी में आगच्छन्तम, किसको आते हुए देखकर वाच। ठीक है, लेकिन अगर अंडरलाइन सा में है, सा व्याघ्रमागच्छन्तम दृष्ट्वा वाच, तो सा के जगह पर हो जाएगा का, क्योंकि किम का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तो यहां पर हो जाएगा ये का। तो अभी और यहां पर ये लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस बात को ध्यान देना प्रश्न निर्माण में, चाहे वो किसी भी चैप्टर से क्यों ना हो, प्रश्न निर्माण में इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि जिस शब्द के जो शब्द वाक्य के जो शब्द रेखांकित हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, वो किस विभक्ति के, किस पुरुष के, किस वचन के और किस लिंग के प्रश्न है, किस लिंग के शब्द हैं, उस पर उसके आधार पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। इसके लिए आप अपने ग्रामर बुक से या किसी भी माध्यम से, नेट के भी माध्यम से आप देख सकते हैं, ये शब्द है कम या किम। किम तो नपुंसक लिंग में, कम जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। ये शब्द रूप है, इसके पुल्लिंग में याद करेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंगों में शब्द रूप इसका याद करेंगे, ताकि जिस भी शब्द रूप की जहां जरूरत पड़े, है ना, उस शब्द रूप का वहां प्रयोग कर करके वाक्य को, इसको एग्जाम में इस तरह से फिर से लिखना है, और जहां पर अंडरलाइन किया गया है उसी जगह केवल प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है, बाकी सेंटेंस को फिर से लिखना है, और सेंटेंस को लिखने के बाद सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना है, ताकि आपका जो उत्तर है ये कंप्लीट हो सके, ये कंप्लीट आंसर आप दे सकते हैं अपने प्रश्न के उत्तर में। तो ये था संस्कृत चैप्टर के, संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 2, और इसमें जो टॉपिक अभी हम लोग मिलकर डिस्कस कर रहे थे वो था ये प्रश्न निर्माणम। इसके बाद जो टॉपिक है वह है घटना क्रमानुसारेण या कथा क्रमानुसारेण वाक्यानि पुनः संयोजनम, कि प्रश्न जब पूछा जाता है वो 8 वाक्यों का एक ऐसा जिगजैग समूह है, एक ऐसा मतलब कि 8 प्रश्न एक ऐसे दिए जाते हैं कि जो घटनाओं के क्रम के हिसाब से वो आगे पीछे होते हैं, हाँ इतस्ततः होते हैं, मतलब वो जो है अलग अलग होते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें वो सेंटेंस को फिर से लिखना होता है घटना के हिसाब से, कि पहले कथा में, कहानी में, स्टोरी में कौन सी घटना पहले घटी, फिर बाद में कौन सी घटना घटी, फिर बाद में कौन सी घटना घटी, इस हिसाब से। और इसके बाद एक जानकारी रखने वाली बात यह है कि ये
जो प्रश्न निर्माण है ये 4 नंबर का प्रश्न होता है। प्रत्येक पंक्ति पे, प्रत्येक सेंटेंस पे 1 नंबर फिट है। इसलिए आप ये कोशिश करेंगे कि जहाँ हलंत, विसर्ग है ना, हलंत हो, विसर्ग हो, अनुस्वार हो, इन सब चीज़ों का प्रयोग संस्कृत में अच्छे से करेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर अकस्मात में तो हलंत छूट जाएगा, तो लॉजिकली आप अकस्मात हल्ला जरूर करेंगे कि सर हमने अकस्मात को लिखा है, लेकिन ग्रामेटिकली वो मिस्टेक हो जाएगा और वहाँ नंबर कटने का, यानी कि आपका उत्तर जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। तो हम क्यों ना ये प्रैक्टिस करें, हम क्यों ना ये अभ्यास करें कि हमारा जो उत्तर लिखने का जो अभ्यास है वो कंप्लीट हो सके, वो अच्छी तरीके से हो सके। अब किमर्थम में ये अनुस्वार यहाँ है, का हर्षिका मौत थपरेप अनुस्वार, किमर्थम ये अनुस्वार दिखना चाहिए। कलहम में भी अनुस्वार देखिए, अब दिख रही है, दिख रहा है अनुस्वार, ये हलंत दिख रहा है, ये हलंत दिख रहा है एक। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान देना है, तो आपका जो उत्तर सही रहने के साथ साथ कंप्लीट होगा, एप्रोप्रिएट होगा, तो आंसर एप्रोप्रिएट होगा, तो आपको मार्क्स भी उपलब्ध हो पाएंगे। क्योंकि कंप्लीटली डिपेंड करता है इस बात को कि आपका उत्तर कैसा है। केवल स्पेलिंग पूरा लेने से, केवल प्रोनाउंसिएशन पूरा लेने से, केवल प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट कर लेने से इसका हल नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। इसका हल होगा कि हम सेंटेंस का स्पेलिंग सही लिखें, वर्ड का स्पेलिंग से लिखें, शब्द का स्पेलिंग से लिखें। तो सर्वेषाणाम छात्राणाम यत् कर्तव्यम अस्ति। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, घटना क्रमानुसारेण। आप ये देख लीजिए, कुछ क्षण आपके बोर्ड पर है, जो इससे पहले अभी असर्टिव सेंटेंस में था, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। पुनः अभिनंदनम, पुनः अभिवादनम। फिर से हम लोग अभी जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे, प्रश्न निर्माणम, चैप्टर 2 बुद्धिर बलवती सदा, और उस पर जो हम लोग टॉपिक अभी पढ़ेंगे जानेंगे वो है प्रश्न निर्माणम। जैसा कि आप पिछले क्लास में, यानी कि पिछले 9th क्लास में आपने इस चीज़ को जाना है, और जो शब्द इसके लिए प्रश्न निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं, जो रेखांकित पद, जिस भी पद के नीचे, जिस भी शब्द के नीचे अंडरलाइन किया जाता है, उस शब्द के आधार पर हमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना होता है। तो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग उसी रूप में करेंगे जिस रूप में वह रेखांकित शब्द जिस रूप में है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह जिस विभक्ति में, जिस वचन में, जिस पुरुष में, जिस लिंग में उसके शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे अगर शब्द स्त्रीलिंग है तो प्रश्नवाचक शब्द भी स्त्रीलिंग होगा। शब्द अगर प्रथमा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति या किसी भी विभक्ति में प्रयोग किया गया है तो प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग भी उसी विभक्ति में किया जाएगा। एक वचन है तो प्रश्नवाचक शब्द भी एक वचन होंगे। और क्लास 9 में हमने बताया था, या कल के वीडियो में अपने पिछले क्लास में हमने बताया कि जो स्थानवाचक है, स्थानवाचक शब्द के लिए कुत्र का प्रयोग करेंगे। कालवाचक शब्द यानी समय सूचक शब्दों के लिए कदा का प्रयोग करेंगे। कोई अगर कारण दर्शा रहा हो, कोई अगर रीजन हो रहा हो, रीजन पे अगर अंडरलाइन किया गया हो, है ना, वैसे शब्द जो है चतुर्थी विभक्ति में होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है, आप लोग जान रहे हैं इस बात को कि संप्रदान कारक मतलब क्रिया का उद्देश्य, तो क्रिया का उद्देश्य अगर लिखा हुआ है तो वो जो है किमर्थम या कथम, इसका प्रश्नवाचक शब्द होगा। समय के लिए कदा, स्थान के लिए कुत्र, और जो स्वभाव हो, जो नेचर हो, उसके लिए कीदृशम, ये शब्द का प्रयोग होगा। तो ये 5 सेंटेंस आपके सामने इस बोर्ड पर रखा हुआ है। इस शब्द में, इस सेंटेंस में किसी एक शब्द के नीचे
अंडरलाइन किया गया है, जिसके आधार पर आपको प्रश्न वाले शब्द रखने हैं। और कई बार मैंने ये देखा है स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि जो रेखांकित पद है उसी शब्द के आधार पर, उसी शब्द के स्थान पर केवल और केवल प्रश्नवाचक शब्द को लिख देते हैं। बस वो सोचते हैं कि आंसर यहीं पर फिनिश हो गया। इससे आपकी उत्तर में वो पूर्णता नहीं आती है, वो कंप्लीट आंसर नहीं होता है, जिससे नंबर में भी आप नंबर के ऑब्टेनिंग में भी आपको नंबर ऑब्टेन करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसमें करना है ये कि रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्न निर्माण करना है। और प्रश्न निर्माण करने के बाद सेंटेंस को फिर से लिख करके, और सेंटेंस का अंत में जो ये एस्ट्रक्टिव सेंटेंस का नोट है, पूर्ण विराम है हिंदी में, और इंग्लिश में जैसे फुल स्टॉप कहते हैं, तो यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। ठीक है, तो हम एक एक करके अभी आप इस पांचों सेंटेंस को देख लीजिए, क्योंकि सेंटेंस में जो परिवर्तन होंगे मैं इसी में मिटा के ही करूँगा। तो एक एक करके आप देखेंगे कि कैसे वो प्रश्नवाचक शब्दों में परिवर्तित होता जा रहा है। तो पहला सेंटेंस है कि बुद्धिमती पितुः गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती पितु गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती पिता के घर की तरफ चली गई। बुद्धिमती पिता के घर की तरफ चली गई। अब ये सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया है वो पितु गृहम शब्द पर है। पितु गृहम का मतलब होता है पिता के घर की ओर। तो क्वेश्चन अगर इसका बनेगा कि कहाँ की ओर, तो कुत्र भी लिख सकते हैं, लेकिन कुत्र लिखने के लिए फिर मुझे यहाँ फिर प्रति हटाना पड़ेगा। तो ये जो प्रश्न बनेगा केवल बुद्धिमती कुत्र चलिता, कहाँ गई। प्रति रखना है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किम प्रति या कम प्रति, दोनों सही है। तो कोई एक हम लोग उसमें लिखेंगे, इसी एक पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। किम प्रति या कम प्रति। कम द्वितीय विभक्ति, किम जो है वो द्वितीय विभक्ति, दोनों में प्रयोग होता है। किम के कानी, किम के कानी। और ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये पहला सेंटेंस जो है कम या किम दोनों सही है, कोई एक लिखेंगे। याद रखना ये है कि हम लोग चाहे एक चीज़ के 2-3 उत्तर क्यों ना जाने हों, लेकिन प्रश्न का जब सवाल आता है, जब हमें प्रश्न सॉल्व करना होता है, तो किसी एक उत्तर से हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि उसका हमें प्राप्तांक मिल सके। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा सेंटेंस है कि मार्गे सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। प्रश्न क्या होगा, रास्ते में उसने किसको देखा या रास्ते में उसने क्या देखा। ये दोनों सही है। रास्ते में उसने किसको देखा या रास्ते में उसने क्या देखा, ये दोनों सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इस पे किसको देखा कम, या क्या देखा किम, दोनों सही है। और चूंकि अभी हमने ऑब्लिक में दोनों लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी होगी, लेकिन परीक्षा में, लेकिन जब आंसर पूछा जाए तो एक ही लिखना है। चलिए नंबर 3 का जो सेंटेंस है, त्वम मनुष्यात् अपि बिभेषि। तुम मनुष्य से भी डरते हो। प्रश्न बनना है मनुष्यात् पे, प्रश्न बनना है मनुष्यात् पे। मनुष्यात् यहाँ पर पंचमी विभक्ति में प्रयोग है, जैसे विद्यालय का विद्यालयात्, गृहम का गृहात्, पुस्तक का पुस्तकात्, राम का रामात्, है ना। तो यहाँ मनुष्य का मनुष्यात्, मनुष्य का मतलब मनुष्य हो गया, तो मनुष्यात्। तो अब कम शब्द रूप का अगर हम लोग पंचमी विभक्ति, चूंकि मनुष्य जो है वो पुल्लिंग में है तो इसलिए मनुष्यात् का प्रयोग हुआ। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे वहां पर शब्द रूप में कस्मात् लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो त्वम हो जाएगा या त्वम कस्मात्। त्वम कस्मात् बिभेषि, यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं अन्यथा आपके द्वारा प्राप्तांक में व्यवधान आ सकता है। इस बात को बिल्कुल नोट करके रखें ताकि आपको आगे इसमें दिक्कत ना हो, परेशानियां या कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो त्वम कारणात्, त्वम कस्मात् अपि बिभेषि, तुम किससे भी डरते हो। उसके बाद जो अगला जो सेंटेंस है वो है युवाम व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः।
तुम दोनों बाघ को भक्षण के लिए बाघ भक्षण के लिए कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। तो अब यहां पर है कि बाघ भक्षण के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है भक्षणाय, जैसे विद्यालयाय, जैसे पुस्तकाय, है ना, जैसे रामाय, ठीक है, तो जैसे हिमालयाय, है ना, तो जैसे देवाय, उस तरह से यहाँ पर भक्षणाय, भक्षण करने के लिए। अब यहाँ जो प्रश्न बनेगा वह है युवाम व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथ, तुम बाघ भक्षण के लिए लड़ रहे हो। प्रश्न बनेगा क्यों लड़ रहे हो, कारण रीजन, क्यों लड़ रहे हो या किस लिए लड़ रहे हो, दोनों सही है। क्यों का संस्कृत कथम, किस लिए का संस्कृत किमर्थम। तो यहाँ पर रीजन है, यानी कि पर्पस ऑफ द वर्क है ना, किस काम के लिए। तो हम लोग शब्द में प्रयोग करते हैं चतुर्थी विभक्ति का, है ना, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, जैसे बालका या बालक के लिए, है ना, भक्षणा या खाने के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। अब आइए इसके जगह पर जो प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे वो है युवाम किमर्थम, किस लिए, कलहम कुरुथा, कलह कर रहे हो, या युवाम कथम कलहम कुरुथा, क्यों कलह कर रहे हो। तो दोनों सही है, दोनों में कोई एक आप जो है आप अपने प्रैक्टिस के लिए करेंगे। बल्कि यहाँ तो मैं बोर्ड पर दोनों लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि ये दोनों इसका उत्तर सही है। कथम या किमर्थम, कलहम कुरुथा। नेक्स्ट लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। समझ में आ रही है बात। अब जो पांचवा वाक्य है वह है सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा वाच, वह बाघ को आते देखकर बोली। प्रश्न बनेगा इसका, वह क्या आते हुए देखकर बोली, है ना, वह क्या आते हुए देखकर बोली। तो यहां पर बन जाएगा किम। वह क्या आते हुए देख के बोले, या किसको आते हुए देख कर बोले, या कम दृष्टवा हो जाएगा अगर ये अंडरलाइन कम दृष्टवा, ठीक है। अगर ये अंडरलाइन इसमें ना हो करके अगर ये अंडरलाइन सा में है ना, तो कौन, प्रश्न क्या बन जाएगा इसका, कौन। ये ध्यान रखना है कि जिस भी शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वह शब्द क्या है, कौन सी विभक्ति में प्रयोग है, इसका ध्यान रखते हुए। अभी जैसे हमने अंडरलाइन कर दिया था व्याघ्रम अगच्छन्तम, बाघ को आते देख, तो किसको आते देख, तो कम आगंतम। अगर प्रश्न अगर इसी में अगर प्रश्न रहता व्याघ्रम आगच्छन्तम, बाघ को आते हुए देखकर, और तब क्या होता है यहाँ पे कम, और इसी में आगच्छन्तम, किसको आते हुए देखकर वाच, ठीक है। लेकिन अगर अंडरलाइन सा में है, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा वाच, तो सा के जगह पर हो जाएगा का, क्योंकि किम का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तो यहां पर हो जाएगा ये का। तो अभी और यहां पर ये लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस बात को ध्यान देना, प्रश्न निर्माण में चाहे वो किसी भी चैप्टर से क्यों ना हो, प्रश्न निर्माण में
इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि जिस शब्द के जो शब्द वाक्य के जो शब्द रेखांकित हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, वो किस विभक्ति के, किस पुरुष के, किस वचन के और किस लिंग के प्रश्न है, किस लिंग के शब्द हैं, उस पर उसके आधार पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। इसके लिए आप अपने ग्रामर बुक से या किसी भी माध्यम से, नेट के भी माध्यम से आप देख सकते हैं। ये शब्द है कम या किम। किम तो नपुंसक लिंग में, कम जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। ये शब्द रूप है। इसके पुल्लिंग में याद करेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये तीनों लिंगों में शब्द रूप इसका याद करेंगे, ताकि जिस भी शब्द रूप की जहां जरूरत पड़े, है ना, उस शब्द रूप का वहां प्रयोग कर करके वाक्य को, इसको एग्जाम में इस तरह से फिर से लिखना है। और जहां पर अंडरलाइन किया गया है उसी जगह केवल प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है, बाकी सेंटेंस को फिर से लिखना है। और सेंटेंस को लिखने के बाद सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना है, ताकि आपका जो उत्तर है ये कंप्लीट हो सके, ये कंप्लीट आंसर आप दे सकते हैं अपने प्रश्न के उत्तर में। तो ये था संस्कृत चैप्टर के, संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 2। और इसमें जो टॉपिक अभी हम लोग मिलकर डिस्कस कर रहे थे वो था ये प्रश्न निर्माणम। इसके बाद जो टॉपिक है वह है घटना क्रमानुसारेण या कथा क्रमानुसारेण वाक्यानि पुनः संयोजनम। कि प्रश्न जब पूछा जाता है वो 8 वाक्यों का एक ऐसा जिगजैग समूह है, एक ऐसा मतलब कि 8 प्रश्न एक ऐसे दिए जाते हैं कि जो घटनाओं के क्रम के हिसाब से वो आगे पीछे होते हैं, इतस्ततः होते हैं, मतलब वो जो है अलग अलग होते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें वो सेंटेंस को फिर से लिखना होता है घटना के हिसाब से, कि पहले कथा में, कहानी में, स्टोरी में कौन सी घटना पहले घटी, फिर बाद में कौन सी घटना घटी, फिर बाद में कौन सी घटना घटी, इस हिसाब से। और इसके बाद एक जानकारी रखने वाली बात यह है कि ये जो प्रश्न निर्माण है ये 4 नंबर का प्रश्न होता है। प्रत्येक पंक्ति पे, प्रत्येक सेंटेंस पे 1 नंबर फिट है। इसलिए आप ये कोशिश करेंगे कि जहाँ हलंत, विसर्ग, है ना, हलंत हो, विसर्ग हो, अनुस्वार हो, इन सब चीज़ों का प्रयोग संस्कृत में अच्छे से करेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर अकस्मात में तो हलंत छूट जाएगा, तो लॉजिकली आप अकस्मात हल्ला जरूर करेंगे कि सर हमने अकस्मात तो लिखा है, लेकिन ग्रामेटिकली वो मिस्टेक हो जाएगा और वहाँ नंबर कटने का, यानी कि आपका उत्तर जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। तो हम क्यों ना ये प्रैक्टिस करें, हम क्यों ना ये अभ्यास करें कि हमारा जो उत्तर लिखने का जो अभ्यास है वो कंप्लीट हो सके, वो अच्छी तरीके से हो सके। अब किमर्थम में ये अनुस्वार यहाँ है, का हर्षिका मौत थपरेप अनुस्वार, किमर्थम ये अनुस्वार दिखना चाहिए। कलहम में भी अनुस्वार देखिए, अब दिख रहा है अनुस्वार, ये हलन दिख रहा है, ये हलन दिख रहा है एक। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान देना है, तो आपका जो उत्तर सही रहने के साथ साथ कंप्लीट होगा, एप्रोप्रिएट होगा, तो आंसर एप्रोप्रिएट होगा, तो आपको मार्क्स भी उपलब्ध हो पाएंगे। क्योंकि कंप्लीटली डिपेंड करता है इस बात को कि आपका उत्तर कैसा है। केवल स्पेलिंग पूरा लेने से, केवल प्रोनाउंसिएशन पूरा लेने से, केवल प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट कर लेने से इसका हल नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। इसका हल होगा कि हम सेंटेंस का स्पेलिंग सही लिखें, वर्ड का स्पेलिंग से लिखें, शब्द का स्पेलिंग से लिखें। तो सर्वेषाणाम छात्राणाम यत् कर्तव्यम अस्ति। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, घटना क्रमानुसारेण। आप ये देख लीजिए, कुछ क्षण आपके बोर्ड पर है, जो इससे पहले अभी असर्टिव सेंटेंस में था, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है।
पुनः अभिनंदनम, पुनः अभिवादनम। फिर से संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। अब जो प्रश्न निर्माण के बाद इसी द्वितीय चैप्टर में, द्वितीय अध्याय में प्रश्न निर्माण के बाद जो तीसरा टॉपिक जो हमने फर्स्ट टाइम ही बताया था कि कथा क्रमानुसारेण या घटना क्रमानुसारेण को कंप्लीट करना है। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, घटना क्रमानुसारेण या कथा क्रमानुसारेण, ये किसी एक ही स्टोरी से रहता है। ये किसी एक ही स्टोरी से रहता है ताकि उस स्टोरी में जो हम ये बता सकें कि एट फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टाइमली इंसिडेंट्स क्या हुआ, देन अदर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। जैसे हम लोग कहानी सुनते हैं ना, अच्छा एक राजा था, उसके बाद है ना, हाँ तो उसके बाद क्या हुआ। इस तरह से सेंटेंस जो है आपको जो प्रश्न में दिया जाएगा वो इस तरह से कि अधो वाक्यानि कथा क्रमानुसारन पुनः लिखिता। फिर से आपको सेंटेंस लिखना। इस बात पर ध्यान दें, कई स्टूडेंट क्या होता है कि वो केवल नंबरिंग कर देता है। जैसे 4 नंबर का, सपोज कीजिए नंबर 4 का क्वेश्चन है तो 4 नंबर का 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 या ये 8 सेंटेंस रहता है और हाफ मार्क्स सब में रहते हैं और हाफ मार्क्स को जोड़ के टोटल 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन बनते हैं। ये 4 मार्क्स का कुल क्वेश्चन है। तो अब जैसे क्या है कि 4 नंबर में क्वेश्चन नंबर में अगर फर्स्ट इंसिडेंस में 4 नंबर का सेंटेंस है तो केवल 4 लिख के छोड़ देते हैं स्टूडेंट। ये गलती हो जाती है क्योंकि प्रश्न में क्या है कि स्पष्ट लिखा हुआ है प्रश्न में कि अधो वाक्यानि या अधो लिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारम पुनः लिखितः। पुनः लिखितः वाक्य को फिर से लिखना है, कथा क्रमानुसार सजा करके, सेक्वेंसली सजा करके आपको सेंटेंस फिर से लिखने हैं। और सेंटेंस लिखते समय ये ध्यान जरूर देना है कि हमारा विसर्ग, हलंत, है ना, अनुस्वार, ये सब गलत ना हो। ये 8 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है बुद्धि बलवती तन्विकर सर्व कार्येषु सर्वदा, कि बुद्धि के बल के कारण ही सभी कार्यों में सफलता प्राप्त की जाती है, सभी कार्य में सफल होते हैं। तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत, उसकी पत्नी बुद्धिमती थी। मार्गे सा व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में उसने बाघ को देखा। बुद्धिमती व्याघ्र भयात पुनरापि मुक्ता भवत, बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हुई। राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, राज सिंह नाम का राजपुत्र रहते थे। अस्ति देवलाख्यो नाम ग्राम, है ना, देवल नाम का जो ग्राम था, देवल नाम का जो ग्राम था या है, सा पुत्र द्वयोपेता पितु गृहम प्रतिचरिता, वह दोनों पुत्रों के साथ, दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई। सा पुत्रो चपेटया प्रहर्ति जगाद, वह पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली। तो अब ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं इंसिडेंट्स के आधार पर दिख जाएगा, मतलब उल्टा पुल्टा है। तो इसको आपको फिर से लिखना है, तभी जाकर के आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। हाफ मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद तो हम लोग कैसे लिखें, किस तरह से लिखें, तो ये देखेंगे कि सबसे पहले इंसिडेंस कौन सा इंसिडेंस सबसे पहला फर्स्ट में क्या है कि अस्ति देवलाख्यो नाम ग्राम, देवल नाम का गांव है। तो फर्स्ट इंसिडेंस में यहाँ देखिए ये आंसर का प्रारूप लिखा हुआ है। फर्स्ट इंसिडेंस में लिखना है, ये 4 नंबर देना, चूंकि ये 4 नंबर का सेंटेंस है जो फर्स्ट इंसिडेंस में इंक्लूड हो रहा है, तो 4 नंबर को देकर के सेंटेंस लिख देना पूरा। अस्ति देवलाख्यो नाम ग्राम, क्लियर है। सेकेंड इंसिडेंस जो है आपका हो रहा है अंग नंबर, राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, राज सिंह नाम का राजपुत्र रहते थे। ये सेकेंड नंबर इंसिडेंस है। यहाँ पर सेकेंड नंबर घटनाक्रम में लिखेंगे अंग नंबर में कि राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। 2 सेंटेंस आपको मिला। तीसरे सेंटेंस के लिए यानी कि तृतीय वाक्य के लिए
तृतीय वाक्य के लिए आपके पास ये देखिए, जो ख नंबर का जो प्रश्न जो सेंटेंस है वो तृतीय घटनाक्रम के हिसाब से फिट बैठता है कि तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत्। उसकी पत्नी का नाम बुद्धिमती था, उसकी पत्नी बुद्धिमती थी। नंबर चतुर्थ, चौथे नंबर के लिए क्रमांक, मतलब चतुर्थ क्रमांक से वाक्य के लिए चौथे नंबर के सेंटेंस के लिए जो आपके पास है वो 6 नंबर है कि स पुत्र द्वयो पिता पितृगृहम पितुः गृहम प्रतिचरिता। सा पुत्र द्वयो पिता पितुर्गृहम प्रतिचरिता। वह पुत्र को लेकर, दोनों पुत्र को लेकर पिता के घर गई। तो ये 3 नंबर के लिए जो सेंटेंस था आपका ख नंबर, और इसको पूरा सेंटेंस लिखना था। 4 नंबर के लिए जो नंबर चतुर्थ के लिए जो आपका सेंटेंस है वो है 6 नंबर, इसको भी उसके बाद सेंटेंस लिखने हैं। नंबर 5 में जो इंसिडेंस हो रहा है वो है आपका ग नंबर कि मार्गे सा व्याघ्रम ददर्श। जब वो पिता के घर गई, जाने लगी, तो रास्ते में उन्होंने बाघ को देखा। ये 5वें नंबर का जो है वो ग नंबर है। 6ठे नंबर का जो सेंटेंस है 6 नंबर में, जो 6ठ क्रमांक में जो वाक्य होंगे वो हैं आपके ज नंबर के सा पुत्रो चपेटया परिहृत जगाद। जैसे वो बाघ को देखी, वैसे बाघ को आते हुए देखकर वो जो महिला थी, वो जो बुद्धिमती थी जिसका नाम था, उसने अपने बेटे को थप्पड़ मारा। ठीक है, तो ये 6 नंबर में ज नंबर का सेंटेंस, ज नंबर का वाक्य फिटअप होगा। और इसके बाद नंबर क्रमांक लिखने के बाद, नंबर लिखने के बाद ये सेंटेंस भी पूरा लिखना है। और 6 के नंबर के बाद 7 नंबर जो है, ये आपको जब बेटे को थप्पड़ मारा तो वहाँ जो घटना घटने के बाद बाघ जब वहाँ से चला जाता है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर आता है कि बुद्धिमती व्याघ्र भयात पुनरापि मुक्ता भवत। बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई, है ना। तो ये घ नंबर का वाक्य 7 नंबर इंसिडेंस के लिए, यानी कि 7वें नंबर घटनाक्रम के लिए फिट है, वो आंसर का सही है। उसके बाद 8वें नंबर के लिए आपके पास जो सेंटेंस है वो है क नंबर का। इस तरह से जो आपका उत्तर है वो रोमन में लिखेंगे या अरबिक में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। और इस घटनाक्रम क्रमांक के लिए जो सेंटेंस आपके पास उत्तर में आ रहे हैं, उसके क्रमांक के साथ उस सेंटेंस को पूरा लिखना है उस फॉर्मेट में जिस तरह से ये बताया गया है। ठीक है, जिस तरीके से बताया गया है कि 4 नंबर, अगर सपोज कीजिए ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 4 नंबर लिख करके नंबर 1 दे करके, अगर 4 नंबर का उत्तर, 4 नंबर का सेंटेंस फिट है इंसिडेंस नंबर 1 के लिए, तो 4 लिख करके इंसिडेंस नंबर 1 ये सेंटेंस लिखेंगे। इस तरीके से इसका उत्तर देना है। ये 8 सेंटेंस मिल करके सही उत्तर होकर के आपके पास 4 नंबर का जो है प्राप्तांक पहुंचेगा। तो लिखते समय भी, क्रम में भी आप जो है हड़बड़ा करके नहीं लिखेंगे, बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं लिखेंगे, और ये सोच के नहीं लिखेंगे कि प्रश्न में तो, क्वेश्चन पेपर में तो सेंटेंस दिया हुआ है और हम जो लिखे वो बिल्कुल सही है। नहीं, ध्यान देकर लिखना है कि आपका हलंत ना छूटे, विसर्ग ना छूटे, है ना। जिस भी शब्द का प्रारूप, जिस भी शब्द का जो फॉर्मेट जिस प्रकार से है, हलंत में है, ठीक है, रेफ में है, संयुक्ताक्षर में है ना। अगर संयुक्त अक्षर में है तो उसका भी ध्यान रखना है। हलंत है, अनुस्वार है, क्वेश्चन मार्क है, या कहीं विभक्ति प्रयोग या कहीं हलंत वगैरह, सब पर ध्यान रखना है और सेंटेंस को लिखना है। तब जाके आपके पास, है ना, आधे मार्क्स कंप्लीट होकर के टोटल 4 मार्क्स, क्योंकि 8 सेंटेंस रहते हैं। तो इस तरह से आज जो है चैप्टर 2 का, ठीक है, आपने देखा होगा इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर 2 का गद्यांश हमने कंप्लीट किया। गद्यांश की प्रैक्टिस आप लोगों के सामने रखा गया, आप उसका अध्ययन करेंगे, आप उसका स्टडी करेंगे। और इस वाले टॉपिक में टॉपिक नंबर 2
टॉपिक नंबर 3 घटना क्रमानुसारण और टॉपिक नंबर 2 जो है सबसे पहले टॉपिक नंबर 2 प्रश्न निर्माण और टॉपिक नंबर 3 घटना क्रमानुसारण वाक्यानि संयोजनम, ये फिर से आपके सामने रखा गया ताकि आप इसको देखें और कंप्लीट करें, है ना। किताब की दुकान भी खुली हुई है, आप किताब अवश्य ले लें आपके सामने। और टुगेदर विथ अगर मिल रहा हो तो टुगेदर विथ भी ले लेंगे, अगर मिल रहा हो तो ले लेंगे ज़रूर, अगर नहीं मिल रहा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन किताब जो है सहायक पुस्तक अवश्य लेंगे ताकि आपको अपने अध्ययन में भी, आपको अपना सेल्फ स्टडी में भी बहुत हेल्प मिलेगा। और जहाँ कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, समस्याएं आ रही हों, और समस्याओं को अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और यथा समय यथाशीघ्र आपका जो है आपको उसका उत्तर मिल पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में या अगले क्लास में चैप्टर 3 के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो 2 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए ये आपके पटल पर है या आपके बोर्ड पर है, इसे आप देख लें और अभ्यास करें। धन्यवाद। पुनः अभिनंदनम पुनः अभिवादनम। फिर से संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। अब जो प्रश्न निर्माण के बाद इसी द्वितीय चैप्टर में, द्वितीय अध्याय में प्रश्न निर्माण के बाद जो तीसरा टॉपिक जो हमने फर्स्ट टाइम ही बताया था कि कथा क्रमानुसारेण या घटना क्रमानुसारेण को कंप्लीट करना है। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, घटना क्रमानुसारेण या कथा क्रमानुसारेण, ये किसी एक ही स्टोरी से रहता है, ये किसी एक ही स्टोरी से रहता है, ताकि उस स्टोरी में जो हम ये बता सकें कि एट फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टाइमली इंसिडेंट्स क्या हुआ, देन अदर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। जैसे हम लोग कहानी सुनते हैं ना, अच्छा एक राजा था, उसके बाद, है ना, हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से सेंटेंस जो है आपको जो प्रश्न में दिया जाएगा वो इस तरह से कि अधो वाक्यानि कथा क्रमानुसारन पुनः लिखिता। फिर से आपको सेंटेंस लिखना। इस बात पर ध्यान दें, कई स्टूडेंट क्या होता है कि वो केवल नंबरिंग कर देता है। जैसे 4 नंबर का, सपोज कीजिए नंबर 4 का क्वेश्चन है तो 4 नंबर का 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 या ये 8 सेंटेंस रहता है और हाफ मार्क्स सब में रहते हैं, और हाफ मार्क्स को जोड़ के टोटल 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन बनते हैं। ये 4 मार्क्स का कुल क्वेश्चन है। तो अब जैसे क्या है कि 4 नंबर में क्वेश्चन नंबर में अगर फर्स्ट इंसिडेंस में 4 नंबर का सेंटेंस है तो केवल 4 लिख के छोड़ देते हैं स्टूडेंट। ये गलती हो जाती है, क्योंकि प्रश्न में क्या है कि स्पष्ट लिखा हुआ है प्रश्न में कि अधो वाक्यानि या अधो लिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारम पुनः लिखितः। वाक्य को फिर से लिखना है कथा क्रमानुसार सजा करके, सेक्वेंसली सजा करके आपको सेंटेंस फिर से लिखने हैं। और सेंटेंस लिखते समय ये ध्यान जरूर देना है कि हमारा विसर्ग, हलंत, है ना, अनुस्वार, ये सब गलत ना हो। ये 8 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है बुद्धि बलवती तन्विकर सर्व कार्यसु सर्वदा, कि बुद्धि के बल के कारण ही सभी कार्यों में सफलता प्राप्त की जाती है, सभी कार्य में सफल होते हैं। तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत, उसकी पत्नी बुद्धिमती थी। मार्गे सा व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में उसने बाघ को देखा। बुद्धिमती व्याघ्र भयात पुनरापि मुक्ता भवत, बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हुई। राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, राज सिंह नाम का राजपुत्र रहते थे। अस्ति देवलाख्यो नाम ग्राम, है ना, देवल नाम का जो ग्राम था, देवल नाम का जो ग्राम था या है, सा पुत्र द्वयोपेता पितु गृहम प्रतिचरिता, वह दोनों पुत्रों के साथ, दोनों पुत्रों को लेकर
पिता के घर की ओर गई, सा पुत्रो चपेटया प्रहर्त जगाद, वह पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली। तो अब ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं इंसिडेंट्स के आधार पर दिख जाएगा, मतलब उल्टा पुल्टा है, तो इसको आपको फिर से लिखना है, तभी जाकर के आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। हाफ मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद तो हम लोग कैसे लिखें, किस तरह से लिखें, तो ये देखेंगे कि सबसे पहले इंसिडेंस कौन सा इंसिडेंस सबसे पहला फर्स्ट में क्या है कि अस्ति देवलाख्यो नाम ग्राम, देउल नाम का गांव है। तो फर्स्ट इंसिडेंस में यहाँ देखिए ये आंसर का प्रारूप लिखा हुआ है। फर्स्ट इंसिडेंस में लिखना है, ये 4 नंबर देना, चूंकि ये 4 नंबर का सेंटेंस है जो फर्स्ट इंसिडेंस में इंक्लूड हो रहा है, तो 4 नंबर को देकर के सेंटेंस लिख देना पूरा, अस्ति देवलाख्यो नाम ग्राम। क्लियर है। सेकेंड इंसिडेंस जो है आपका हो रहा है अंग नंबर, राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, राज सिंह नाम का राजपुत्र रहते थे। ये सेकेंड नंबर इंसिडेंस है। यहाँ पर सेकेंड नंबर घटनाक्रम में लिखेंगे अंग नंबर में कि राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। 2 सेंटेंस आपको मिला। तीसरे सेंटेंस के लिए यानी कि तृतीय वाक्य के लिए, तृतीय वाक्य के लिए आपके पास ये देखिए जो ख नंबर का जो प्रश्न जो सेंटेंस है वो तृतीय घटनाक्रम के हिसाब से फिट बैठता है कि तस्य भार्या बुद्धिमती आसु, उसकी पत्नी का नाम बुद्धिमती था, उसकी पत्नी बुद्धिमती थी। नंबर चतुर्थ, चौथे नंबर के लिए क्रमांक मतलब चतुर्थ क्रमांक से वाक्य के लिए चौथे नंबर के सेंटेंस के लिए जो आपके पास है वो 6 नंबर है कि स पुत्र द्वयो पिता पितृगृहम पितुः गृहम प्रतिचरिता, सा पुत्र द्वयो पिता पितुर्गृहम प्रतिचरिता, वह पुत्र को लेकर, दोनों पुत्र को लेकर पिता के घर गई। तो ये 3 नंबर के लिए जो सेंटेंस था आपका ख नंबर, और इसको पूरा सेंटेंस लिखना था। 4 नंबर के लिए जो नंबर चतुर्थ के लिए जो आपका सेंटेंस है वो है 6 नंबर, इसको भी उसके बाद सेंटेंस लिखने हैं। नंबर 5 में जो इंसिडेंस हो रहा है वो है आपका ग नंबर कि मार्गे सा व्याघ्रम ददर्श, जब वो पिता के घर गई जाने लगी तो रास्ते में उन्होंने बाघ को देखा। ये 5वें नंबर का जो है वो ग नंबर है। 6ठे नंबर का जो सेंटेंस है 6 नंबर में जो 6ठ क्रमांक में जो वाक्य होंगे वो हैं आपके ज नंबर के सा पुत्रो चपेटया प्रहर्त जगाद, जैसे वो बाघ को देखी वैसे बाघ को आते हुए देखकर वो जो महिला थी, वो जो बुद्धिमती थी जिसका नाम था, उसने अपने बेटे को थप्पड़ मारा। ठीक है, तो ये 6 नंबर में ज नंबर का सेंटेंस, ज नंबर का वाक्य फिटअप होगा, और इसके बाद क्रमांक लिखने के बाद, नंबर लिखने के बाद ये सेंटेंस भी पूरा लिखना है। और 6 के नंबर के बाद 7 नंबर जो है ये आपको, जब बेटे को थप्पड़ मारा तो वहाँ जो घटना घटने के बाद बाघ जब वहाँ से चला जाता है तो ये सेंटेंस यहाँ पर आता है कि बुद्धिमती व्याघ्र भयात पुनरापि मुक्ता भवत, बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई, है ना। तो ये घ नंबर का वाक्य 7 नंबर इंसिडेंस के लिए यानी कि 7वें नंबर घटनाक्रम के लिए फिट है, वो आंसर का सही है। उसके बाद 8वें नंबर के लिए आपके पास जो सेंटेंस है वो है क नंबर का। इस तरह से जो आपका उत्तर है वो रोमन में लिखेंगे या अरबिक में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, और इस घटनाक्रम क्रमांक के लिए जो सेंटेंस आपके पास उत्तर में आ रहे हैं उसके क्रमांक के साथ उस सेंटेंस को पूरा लिखना है उस फॉर्मेट में जिस तरह से ये बताया गया है। ठीक है, जिस तरीके से बताया गया है कि 4 नंबर, अगर सपोज कीजिए ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 4 नंबर लिख करके नंबर 1 दे करके
अगर 4 नंबर का उत्तर 4 नंबर का सेंटेंस फिट है इंसिडेंस नंबर 1 के लिए तो 4 लिख करके इंसिडेंस नंबर 1 ये सेंटेंस लिखेंगे। इस तरीके से इसका उत्तर देना है। ये 8 सेंटेंस मिल करके सही उत्तर हो करके आपके पास 4 नंबर का जो है प्राप्तांक पहुंचेगा। तो लिखते समय भी क्रम में भी आप जो है हड़बड़ा करके नहीं लिखेंगे, बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं लिखेंगे और ये सोच के नहीं लिखेंगे कि प्रश्न में तो क्वेश्चन पेपर में तो सेंटेंस दिया हुआ है और हम जो लिखे वो बिल्कुल सही है। नहीं, ध्यान देकर लिखना है कि आपका हलंत ना छूटे, विसर्ग ना छूटे, है ना। जिस भी शब्द का प्रारूप, जिस भी शब्द का जो फॉर्मेट जिस प्रकार से है, हलंत में है, ठीक है, रेफ में है, संयुक्ताक्षर में है ना। अगर संयुक्त अक्षर में है तो उसका भी ध्यान रखना है। हलंत है, अनुस्वार है, क्वेश्चन मार्क है या कहीं विभक्ति प्रयोग या कहीं हलंत वगैरह सब पर ध्यान रखना है और सेंटेंस को लिखना है। तब जाके आपके पास, है ना, आधे मार्क्स कंप्लीट होकर के टोटल 4 मार्क्स, क्योंकि 8 सेंटेंस रहते हैं। तो इस तरह से आज जो है चैप्टर 2 का, ठीक है, आपने देखा होगा इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर 2 का गद्यांश हमने कंप्लीट किया। गद्यांश की प्रैक्टिस आप लोगों के सामने रखा गया। आप उसका अध्ययन करेंगे, आप उसका स्टडी करेंगे और इस वाले टॉपिक में टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 घटना क्रमानुसारण और टॉपिक नंबर 2 जो है, सबसे पहले टॉपिक नंबर 2 प्रश्न निर्माण और टॉपिक नंबर 3 घटना क्रमानुसारण वाक्यानि संयोजनम, ये फिर से आपके सामने रखा गया ताकि आप उसको देखें और कंप्लीट करें, है ना। किताब की दुकान भी खुली हुई है, आप किताब अवश्य ले लें आपके सामने। और टुगेदर विथ अगर मिल रहा हो तो टुगेदर विथ भी ले लेंगे, अगर मिल रहा हो तो ले लेंगे ज़रूर, अगर नहीं मिल रहा हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन किताब जो है सहायक पुस्तक अवश्य लेंगे ताकि आपको अपने अध्ययन में भी, आपको अपना सेल्फ स्टडी में भी बहुत हेल्प मिलेगा। और जहाँ कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, समस्याएं आ रही हों, और समस्याओं को अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और यथा समय यथाशीघ्र आपका जो है आपको उसका उत्तर मिल पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में या अगले क्लास में चैप्टर 3 के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो 2 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए ये आपके पटल पर है या आपके बोर्ड पर है, इसे आप देख लें और अभ्यास करें। धन्यवाद।